आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक, तो आपने अपने सब्जेक्ट देख लिए होंगे कि आपकी किस डेट को आपकी परीक्षा है। तो आज हमारे साथ रोहित सर उपस्थित है, साथ में ही क्या है सुधा मैम। तो रोहित सर से हम जानना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम है उससे पहले क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 10 दिनों के अंतर्गत। तो सर बताएं इस पर अपने विषय से संबंध में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैम ने बताया कि 15 दिन का समय बचा है। 15 दिन भी उनके लिए है जिनका पेपर लास्ट दिनों में है, जिनका शुरू में है 3 तारीख से, तो उनके लिए तो अब 8-10-12 दिन ही है। तो तैयारी को लेकर यही है कि पेपर 1 पर फोकस कीजिए थोड़ा, क्योंकि पेपर 1 वो एरिया है जो आपका जेआरएफ डिसाइड करता है कि जेआरएफ होगा या नहीं होगा, नेट होगा नहीं होगा। सब्जेक्ट पर कमांड सबकी होती है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो सीधी सी बात है, 50-60 क्वेश्चन सब लोग कर ले जाते हैं। दिक्कत आती है फिर किस में, अगर सब्जेक्ट में आप अच्छा कर लेते हो 70+ और पेपर 1 में कर लेते हो 30+, तो 100 क्वेश्चन प्लस पर आपके जेआरएफ के चांस पूरे रहते हैं। तो फोकस सब्जेक्ट पर आपने पढ़ा होगा, इसके साथ साथ पेपर 1 पर अब उन यूनिट्स पर आपको कमांड करनी है जिन यूनिट्स पर टाइम कम लगे। जैसा कि आपको पता होगा 10 यूनिट हैं, तो अब अगर आप आज से पढ़ने बैठे टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च, वही आपके 15 दिन ले जाएंगे। तो ये टाइम है आपका रिवीजन का। तो इस टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करना है, टाइम टेकिंग यूनिट्स को अब पढ़ लेना है और लास्ट 8 दिनों में उन यूनिट्स को पढ़ना है जिस पर टाइम कम लगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी 2 बार जेआरएफ क्लियर किया है, तो क्या इस समय में जो पीवाईक्यू हैं वो हमको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो ये अगर आप 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे, मान लीजिए कुछ सवाल ऐसे आ गए जो आपको उलझा देंगे, तो आप इस टाइम डीमोटिवेट हो जाओगे। फिर आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और ये टाइम ऐसा क्रूशियल टाइम होता है जब स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रहना होता है, ठीक है, अपने माइंड को इस तरह स्थिर करना होता है कि इधर उधर ना जाकर सीधा फोकस अपने टारगेट पर। अब पीवाईक्यू के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अब पीवाईक्यू करोगे फिर रिवीजन कब करोगे, पीवाईक्यू में ही फंसे रह जाओगे। और पीवाईक्यू ऐसा है कि अगर आप बढ़ते चले जाओगे, फिर 5-10 क्वेश्चन भी नहीं हुए तो आपको फिर अपने आप पर झुंझलाहट आएगी। तो सिंपली करना क्या है, पीवाईक्यू अब नहीं करने हैं, ये करने होते हैं 1.5 महीने या 1 महीने पहले। अब टाइम कम बचा है तो अब वैसे ही 20 यूनिट है, 10 यूनिट पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब रिवीजन करना है। पहले वो यूनिट्स जिसमें आपकी कम कमांड, मतलब जो आपको थोड़ा टफ लगती है, वो आप पढ़ लीजिए शुरू के 5-6 दिन, और जो बाद के 3-4 दिन जो भी बचते हैं आपके, उन यूनिट्स को पढ़िए जो आपको अच्छी लगती है। उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है, वो पोर्शन देखना है जो आपका छूट रहा हो और जिसमें आपको डाउट रहता हो कि हाँ क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उनको अब पढ़ना है। सर, मेरा सवाल एक ये भी है, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड में होता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों के डाउट ये रहते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे करें। वो कोशिश तो बहुत करते हैं, पर एक तो ये होता है कि प्रश्न का जो लेवल है, ठीक है, वो ऐसा आता है कि सोचने समझने की दोनों की ज़रूरत पड़ती है, टाइम कम होता है। तो पहला प्रश्न पत्र तो समय ले ही लेता है, लेकिन जो सेकंड है वो भी क्या है, ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो सबके लिए क्या टाइम मैनेज कैसे करना है? देखिए, सभी के पास 180 मिनट ही होते हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे सोशोलॉजी हो, पोल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, तो सबके पास 180 मिनट्स होते हैं। अब पेपर 1
जैसा कि आपको पता होगा कि अब क्या है, थोड़ा लेवल हाई हो गया है। अगर देखें 2022 के आसपास जब हमने पहली बार दिया था, तो उस बार पेपर 1 का लेवल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान था, मतलब आज के कंपेयर में अगर देखें तो थोड़ा सा कम था। कैसे कम था? डीआई की अगर आप बात करें तो डीआई अब थोड़ा टफ आ गई है। पहले क्या था, एक ग्राफ दिया या एक टेबल दी, उससे क्वेश्चन पूछ लिए, तो वहाँ पर चांसेस रहते थे कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। और चांसेस क्या, जब मैथ, डीआई और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आए थे हमारे टाइम पर, तो उनमें से 11 सही हुए, एक भी वो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया था हमारा। तो अब डीआई का लेवल हाई हो गया है। हाई इन द सेंस कि एक साथ 2 टेबल दे देंगे, 2 पाई चार्ट दे देंगे, तो आप उसी में घूमते रह जाओगे। और एक एनटीए की स्ट्रेटजी देखना, वो शुरू में डीआई दे देंगे, ऐसा पोर्शन दे देंगे कि आप उसी में फंसे रह जाओ। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कि आपको फंसना नहीं है। पहले पेपर 2 करना है। क्यों पेपर 2 करना है? ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो, अभी भी पढ़ रहे हो, तो पेपर 2 पर आपकी कमांड अच्छी हो गई होगी। अब कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मैथ नहीं आता होगा, ठीक है, अब शुरू में मैथ आ गया, तो भाई आपका मोरल इतना डाउन हो जाएगा पेपर में, आपको ये लगेगा कि इस बार भी गए हम, या नहीं हो पाएगा। तो शुरू करना अपने सब्जेक्ट से। अगर आपके सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया, 2 नहीं आए, तो तीसरा इतना अच्छा आ जाएगा कि आप कर ले जाओगे तुरंत ही। तो पहले करना है सिंपली पेपर 2, देन इसके और पेपर 2 100 क्वेश्चन आएंगे, तो टाइम लगा कर करना है कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट में हम कर ले जाएं। 1 घंटे 40 मिनट में बचते हैं आपके पास 80 मिनट, तो 75 मिनट में आपको पेपर 1 करना है, और बचते हैं 5 मिनट। उसमें ये देखना है कि कोई क्वेश्चन हमारा छूटा तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप 2 क्वेश्चन छोड़कर आ गए या 3 छोड़कर आ गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर ये मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। गलत भी होंगे, अगर 3 में से आपके 2 भी सही हो जाए, 1 नंबर से जेआरएफ रुकते देखे हैं, एक ये 2 नंबर से, तो एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो वो दिक्कत दे जाती है। तो लास्ट 5 मिनट में अपने क्वेश्चन चेक करने हैं कि कैसे आपको कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। इस तरह से देखिए, टाइम मैनेजमेंट पेपर में नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट घर से ही होकर जाता है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, मान लीजिए आपका यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम है, 180 मिनट है, तो घर से ही प्लानिंग करके जानी है कि मुझे इस पोर्शन को इतना देना है, इस पोर्शन को इतना देना है, ठीक। अब जो मेरा सवाल है वो है रजनी मैम से। जैसा कि आप जानते हैं मैम हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं, तो उनसे सवाल ये है कि जो हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसके लिए कौन सी यूनिट हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए? देखिए, सब्जेक्ट चाहे आपका हिंदी हो या आपका भूगोल हो या संस्कृत हो या समाजशास्त्र हो, जो यूनिट दी जाती हैं यूजीसी ने, वो जो आपके सिलेबस में दी हैं, सभी यूनिट का अपने एक अलग महत्व होता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कभी कुछ यूनिट अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं, है ना। अब जैसा कि आप देखेंगे, अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख रहे होंगे, आपको 5 यूनिट लास्ट की ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले की जो 5 यूनिट हैं उनको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, हम देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, ज़रूरी नहीं कि जो 5 यूनिट हम पढ़ के जा रहे हैं और हमने शुरू की 5 का रिवीजन नहीं किया, तो यहाँ पर गड़बड़ी ये हो जाती है। आपको प्रश्न दिख रहे हैं कि प्रश्न बहुत अच्छा है, पर कन्फ्यूज़न देखिए, क्योंकि कुछ विद्वानों ने, कुछ कवियों ने या लेखकों ने रचनाएं एक जैसी लिखी हैं, ठीक है, थोड़ा शब्द का अंतर है उनका और उनके प्रकाशन वर्ष में। तो अगर आप पहले की ही यूनिट क्लियर नहीं करेंगे, आप 5 पर ही रह गए, नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता वगैरह पर, तो फिर दिक्कत हो सकती है। हमें नहीं पता ना कि ज़रूरी है कि उपन्यास ही रखें। आप देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले जो पेपर हुआ था, आधुनिक काल का कितना अहम रोल उसमें रहा था, है ना। जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया होगा यूजीसी नेट का, तो उन्हें पता होगा। अब पहले के समय में आप पेपर देखिए, काव्य शास्त्र से अधिक पूछा जाता था, लेकिन काव्य शास्त्र से अब देखिए कम क्वेश्चन देखने को मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे नहीं,
तो मेरा मानना ये है कि रिवीजन आप 10 यूनिट का पूरा कीजिए, ठीक है, किसी एक यूनिट को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक पक्ष को हम छोड़ दें और फिर क्वेश्चन वहीं से आने लगें। पढ़ा हमने है बट रिवीजन नहीं किया, तो दिक्कत किसे है? हमें दिक्कत है, एनटीए को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परीक्षा हमें पास करनी है, ठीक है, भविष्य हमारा है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप प्रैक्टिस अपनी 10 यूनिट की ही करें, ये नहीं कि पर्टिकुलर 5 यूनिट हो या कोई 1 यूनिट हो। देखिए आपको करना तो पूरी यूनिट। तो अब मेरा सवाल सुधा मैम से है। तो सुधा मैम, जैसा कि आप क्लासेस कराए हैं यूजीसी नेट की, और आप क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए 5 यूनिट तक तो एक तरह से कहें कि आपके पास कंटेंट रहता है, ठीक है, लेकिन जो कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हमें बुक में नहीं मिलती, है ना, जो हम यूजीसी नेट की बुक लेते हैं, चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, तो ब्यौरा दिया होता है, पर जो अंदर से डीपली क्वेश्चन है, तो आप उनको कहाँ से तैयार करके दे रही हैं, है ना, क्या सोर्सेस हैं, और ताकि जो स्टूडेंट हैं, ऐसा होता है किसी के पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उनको एक आइडिया हो कि कैसे हमें सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू रजनी मैम। तो मैंने जो अपनी तैयारी की है वो है, आप जानते हैं आजकल जो ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो बहुत सारी जो पुस्तक हैं वो हम नहीं खरीद पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से ख़राब है, तो वो पुस्तकें नहीं खरीद पाते, तो वो कहाँ देखेंगे? डिजिटल, यानी कि गूगल। आप जानते हैं गूगल पे आप सर्च करोगे तो पीडीएफ भी मिलते हैं वहाँ पर, कुछ वेबसाइट भी दी जाती हैं जहाँ पर ये कहानी और उपन्यास मिलते हैं। तो मेरी जो तैयारी है, बुक तो है ही, साथ ही साथ मैंने उन प्लेटफॉर्म से भी अपनी तैयारी से आपको क्वेश्चन दिए हैं। मैंने हर एक चीज़ को देखा है, एक एक कहानी को पढ़ा है, एक एक लाइन को पढ़ा है। तो इस चीज़ में मेरी, आप जानते हैं मैं कैसे क्वेश्चन ला रही हूँ, और इससे संबंधित आप कमेंट भी नहीं करते, जिसका मुझे दुख भी होता है। तो कृपया करके आप कमेंट भी कीजिए कि भाई ये जो प्रश्न है वो आप अच्छे बना रही हैं, इससे हमको ये सहायता मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी रहती है, अगर कोई कमी हो रही है तो अगर कमेंट करेंगे या बच्चे बताएंगे कि मैम आप ये पोर्शन छोड़ रहे हो, है ना, तो इससे ये होता है कि आप उस पर और ढूंढोगे, डीपली जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसा कि देखिए आपको सुधा मैम लगातार टाइम की कमी है। देखिए जो क्लास बन रही है, आप देखोगे बहुत कम टाइम में बन रही है, 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चनों खींचना, अभी देखिए आपको ये चीज़ें बहुत सरल लगती हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो, जब आप एग्जाम का पैटर्न देखते हो, चीज़ें सरल हैं, ध्यान रखेंगे चीज़ें सरल हैं, पर हमें उम्मीद नहीं रहती कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी। हम क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ते हैं, पर कहते हैं ना, जो चीज़ एक तरह से गौड़ पात्र होते हैं, हमने प्राथमिक पाठ तो सारे पढ़ लिए, नायक नायिका, ठीक है, उनके मम्मी पापा वगैरह सारा कुछ, लेकिन जो सहायक रोल जो रहते हैं, जैसे पिक्चर में होता है, ठीक उसी प्रकार से उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ते। अब प्रश्न देख लीजिए, कहानी से देख लीजिए, नाटक से देख लीजिए, आप ढूंढते रह जाओगे, अरे ये कब कहाँ हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चीज़ यही है कि कंटेंट आपको दिया जाता है, बट यही है कि उसका इतना यूज़ कर नहीं पा रहे, कोई नहीं। बस आपको यही है कि अगर आपके पास पुस्तकें नहीं हैं, जैसे कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है, तो जैसा मैम ने बोला कि डिजिटल ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। यदि किसी के घर पे एक स्मार्टफोन है तो आप उससे देखिए, है ना, कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ है, प्रिंट करवा लीजिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मैम। अगला सवाल मेरा सर से है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सर ज्योग्राफी से हैं, और ज्योग्राफी से सर का 2 बार जेआरएफ क्लियर है, और अभी रिसर्च स्कॉलर हैं। तो सर अगर जो स्टूडेंट ज्योग्राफी के हैं, तो आप उन्हें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हिंट देना चाहोगे, और कौन सी यूनिट ज्योग्राफी में ऐसी हैं जो अपना अहम रोल निभाती हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में? देखिए, ज्योग्राफी के जो कैंडिडेट हैं वो समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी अपने आप में अनंत है। अनंत मतलब कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। सिलेबस तो हमें बता दिया है कि इतना है, लेकिन सिलेबस के बियॉन्ड भी चीज़ें आ जाती हैं। अब 10 यूनिट हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ये 3 यूनिट मोस्टली कैंडिडेट ठीक कर लेते हैं, ठीक ठाक। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ग्रेजुएशन में भी पढ़ा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आती हैं ये यूनिट। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो ना तो ग्रेजुएशन में पढ़ पाते, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ पाते हैं।
अब मान लीजिए ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी और बियॉन्ड होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन बना दिए गए, तो इन क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती हैं। रीजनल प्लानिंग, कितना कहाँ से पूछना है नहीं पता लग पाता, कौन सी थ्योरी पूछ ली। मेन कार्टोग्राफी, मोस्टली कैंडिडेट छोड़ कर जाते हैं इस पोर्शन को, ठीक है, जिसमें मैप, स्केल या फिर डेटा से रिलेटेड, ठीक, सेंट्रल टेंडेंसी या फिर जीआईएस, जीपीएस। अगर ये बेसिक भी कर ले गए 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन यहाँ कर ले जाएंगे। लेकिन डर लगा रहता है कार्टोग्राफी से, डरते हैं, लेकिन इतना डरावना नहीं है। इससे क्या है, नंबर अच्छे आ जाते हैं। अगर बात रही फिर रीजनल प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, इसके साथ साथ सेटलमेंट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी बहुत मतलब वास्ट है एक तरह से, जिसमें इंडस्ट्री ज्योग्राफी आती है, एग्रीकल्चर आती है, ट्रांसपोर्ट भी इसी के अंदर आता है, ट्रेड भी आता है। तो ये अब लास्ट टाइम में क्या है, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवीजन कीजिए या मेन थ्योरी देखिए, क्योंकि थ्योरी से उनके साल, स्टेटमेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई सेट भी दिया होगा आपने, कोई एमपी सेट होते ही रहते हैं, कर्नाटका, गुजरात, कहीं का भी, वहाँ अगर क्वेश्चन देखोगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, आरपीएससी, एमपीपीएससी या यूजीसी नेट के ही पेपर देखें, तो उसमें थ्योरी से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग में आ जाएंगे कि मैच करने को, ठीक है, या ईयर आ जाएंगे, या जैसे कि आपसे हार्टलैंड थ्योरी पूछ ली, उसमें किसी बुक का नाम पूछ लिया, या ये पूछ लिया कि 1919, देखिए हार्टलैंड थ्योरी 1904, 1919 एंड 1949, इस तरह से पूछ लिया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस पोर्शन में, इस वाले भाग में क्या हुआ 1904 में, ठीक है, 1919 में क्या हुआ था, ये सारी बातें। या वॉन थुनन का मॉडल 1826, या फिर सेटलमेंट में आपको सारी थ्योरीज पढ़ कर जानी है, माइग्रेशन की थ्योरी पढ़ कर जानी है, चाहे इंटरवेनिंग थ्योरी हो स्टोफर की, या फिर ग्रेविटी मॉडल हो, या फिर आपका रेवेंस्टीन का मॉडल हो, ली का हो, पुश पुल थ्योरी, कोई सी भी थ्योरी हो, आपको सारी थ्योरी पढ़ कर जानी है, ठीक है, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। ठीक, तो ज्योग्राफी के लिए यही स्ट्रेटजी है कि कोई यूनिट छोड़नी नहीं है, एक यूनिट भी छोड़ी दिक्कत आएगी, सबको पढ़कर जाना है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, ज्योग्राफिकल थॉट हमने करा रखा है, अभी भी कैंडिडेट उस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए टाइम की थोड़ा कमी की वजह से नहीं कर पाए उसको पूरा, बाकी आगे के जो बैचेस होंगे उनको हम इतने अच्छे से लेकर आएंगे ज्योग्राफी में कि किसी कैंडिडेट को फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक प्लानिंग के तहत हम पूरा अब शेड्यूल बनाकर आपको पढ़ाया करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए यही स्ट्रेटजी है, बुक्स, थ्योरीज, उनके ईयर और नेम, ये 4 चीज़ तो आपको याद रखनी है। सर मेरा सवाल एक और आपसे ये भी है कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो पर्यावरण की यूनिट है, ठीक है, पढ़ के सब जाते हैं, पर जब हम पेपर देखते हैं तो उसमें पर्यावरण कुछ अलग लेवल का होता है। तो इस संबंध में आप जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए पर्यावरण और आईसीटी ये और हायर स्टडीज़ जो हायर एजुकेशन वाली यूनिट है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कि ये बदलते रहते हैं। आप टीचिंग पढ़ कर जाइए, अगर गए टीचिंग में आपने अल्बलूम की थ्योरी पढ़ी या गागने एंड ब्रिग्स की, वो बदलेगी नहीं कभी। या रिसर्च में अपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़े, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नहीं बदलेगी। कॉम्प्रिहेंशन आपका सिंपल आएगा। अब बात आती है एनवायरनमेंट की, आईसीटी की और हायर स्टडीज़ या हायर एजुकेशन, ये थोड़ा डायनेमिक इसलिए है। अब देखिए COP 29 की मीटिंग पूछ ली आपसे कि COP 29 की मीटिंग कहाँ हो गई। अब जब हमको नहीं पता, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने तो वो तो सीधा बोल देंगे एनवायरनमेंट का है,
आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपली याद रखना है, करंट अफेयर से अपडेट रहना है। अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, अब एक क्वेश्चन फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछ लिया। अब आप पढ़ कर जा रहे हो स्टैटिक और फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछ लिया कि भारत का वन क्षेत्र कितना है या कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये पूछ लिया। COP 29 की मीटिंग कहाँ होगी, ऑप्शन में आपको अजरबैजान की राजधानी बाकू दे देंगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड दे देंगे, स्कॉटलैंड का ग्लासगो दे देंगे। तो आप घूम जाओगे। क्यों घूम जाओगे? क्योंकि ये आसपास ही हुई हैं, 28, 27 या फिर UAE के अबू धाबी, इस तरह से आपसे पूछ लेंगे COP 29 की मीटिंग या COP 28 की या फॉरेस्ट रिपोर्ट या NIRF रैंकिंग। अब मान लीजिए NIRF रैंकिंग इस बार आपने छोड़ दी, नहीं पढ़ कर गए, आपसे पूछ लिया कि टॉप कॉलेज कौन सा रहा, आप सोचोगे 6 साल से तो मिरांडा हाउस ही आ रहा है, लगा दो मिरांडा हाउस। तो इस बार हिंदू कॉलेज को मिला है टॉप कॉलेज का। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें करंट अफेयर्स की बूस्ट करती हैं। हमारा JRF होने का एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि हम करंट अफेयर से अपडेट थे, एनवायरनमेंट पूरा पढ़ा हुआ था, ICT पूरी पढ़ी हुई थी। ठीक है, जो ऐसी यूनिट होती हैं टीचिंग, रिसर्च और हायर एजुकेशन, हायर में भी देखिए रैंकिंग वगैरह आई थी, तो कर ले गए थे उनको। कब से शुरू हुई, पहली रैंकिंग कब आई, ये बेसिक क्वेश्चन अगर आपको पता होंगे तो यहाँ से ये कर ले। और अपडेट रहिए कि कितने अब चैनल हो गए। ये जो आपका मूक है, ये सारी चीज़ें देखिए, मूक पढ़ा जाता है टीचिंग में भी, लेकिन हायर स्टडीज़ में भी होता है। ठीक है, स्वयं प्रभा, कितने चैनल हैं इनके अंदर, इनसे अपडेट रहिए। अब हमने मान लीजिए 32 पढ़े, अब बदल कर कितने हो गए हैं। ठीक है, अपडेट रहना है इनसे कि कितने अब चेंज हो गए हैं। रही बात मैथ, रीजनिंग, DI की, इस टॉपिक को अब छेड़ना नहीं है कि कुछ कैंडिडेट सोचें कि अब बैठकर हम DI करेंगे, तो आप एक तरह से रायता फैला लोगे, होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं आती है मैथ तो 10 में से अगर आपके देखिए कभी कभी किस्मत साथ देती है, 4-5 क्वेश्चन अगर आपने सही भी कर दिए, ऐसा नहीं है। आर्ट्स का एग्ज़ाम है, 80% बच्चों को मैथ, रीजनिंग, DI नहीं आती है। ठीक है, मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, उनका CSIR नेट होता है, वो आपसे अलग होता है। तो इसमें मास्टर वही होता है जिसने ग्रेजुएशन में या 12th तक मैथ ली हो। तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाया तो आप कर ले जाओगे। पॉजिटिव रहना है और तैयारी करते रहना है। कोई और सवाल है मैम का? या बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने फर्स्ट पेपर की जो स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसके विषय में बताया, और सर ने एक बात सही कही कि जिन स्टूडेंट के पास मैथ नहीं होता, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट 8th तक मैथ लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं क्योंकि रुचि नहीं होती। तो एक वीक पोर्शन तो हमारा यही हो जाता है, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो उसमें भी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम पे DI उठाएंगे, तो देखिए मत उठाइए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ लिया, दूसरे दिन क्या आप वो चीज़ भूल जाओगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है ना। तो अगर चीज़ नहीं आ रही है तो उस पर इतना टाइम वेस्ट ना करें। 5 क्वेश्चन के पीछे आप अपने 45 क्वेश्चन को ना छोड़ें, उन पर ध्यान दें। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, कॉम्प्रिहेंशन अपना अहम रोल निभाता है। देखिए उसमें भी कुछ स्टूडेंट गलत कर देते हैं इस चीज़ को। तो आप देखिए, जब भी पैराग्राफ दिया हो तो उसको एक नज़र पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को ढूंढते हैं, लेकिन जब एक बार हम उस चीज़ को रीडिंग कर लेंगे, ठीक है, टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। तो सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी फर्स्ट पेपर के संबंध में, प्लस अपने विषय ज्योग्राफी के संबंध में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोनों मैम के काफ़ी अच्छे सवाल रहे हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको लगता है अभी भी कोई आपका डाउट रह गया है, कोई परेशानी रह गई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज की इस छोटे से इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू सो मच।